ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को राम राम, आदाब, नमस्ते, है ना। तो भाई लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? लास्ट सेशन जो हमारा था वो था कैपेसिटर्स के बेसिस पर था, और हमने कैलकुलेट किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस हमने यूज किया था। ठीक है, कैलकुलेट किया था, सॉरी नॉट यूज, कैलकुलेट किया था। सो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि भाई कंडक्टिंग कैपेसिटेंस को क्यों यूज नहीं किया जाता है, कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब क्यों यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो भाई देखिए कंडक्टिंग स्लैब को इसलिए यूज नहीं किया जाता है, मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ, किसी ने बताया तो नहीं है। देखो बेटा, दो प्लेट्स हमारे पास है, प्लेट ए एंड प्लेट बी, इनके बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखा हुआ है, कंडक्टर। ठीक है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एज इट इज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना। तो इसका अगर टी थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक और प्लेट्स के बीच में डी डिस्टेंस है, तो कहता है हमने किया था कि t इज अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू d, so that d minus t is equals to 0 and c will become equals to epsilon naught a upon d minus t, that will be infinity। तभी तो ये हमारे पास क्या बना था, एक अच्छा बेटर कैपेसिटेंस बना था, क्योंकि इसकी कैपेसिटी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी थी। लेकिन फिर भी हम इस कैपेसिटर को हम कंडक्टिंग स्लैब कैपेसिटेंस को हम सर्किट में इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है ना वो स्टेशनरी नहीं रहता। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल का चार्जर ही ले लो, क्या मोबाइल का चार्जर हमेशा स्टेशनरी रहेगा? आप उसको चार्जर को पकड़ के यहाँ उधर फेंक देते हो, उधर फेंक देते हो, उधर फेंक देते हो। तो कैपेसिटेंस के अंदर से जो कंडक्टिंग स्लैब लगा हुआ है, अगर वो स्टेशनरी नहीं होगा, वो हिलेगा, तो क्या होगा, प्लेट्स के साथ टच हो जाएगा। अगर ये स्लैब प्लेट्स के साथ टच हो गया तो है कैसा, ये कंडक्टर है। कैसा है, कंडक्टर है। तो अगर प्लेट के साथ टच हो गया तो प्लेट का सारा चार्ज ए प्लेट का बी प्लेट में चला जाएगा और ए प्लेट का कंडक्टिंग स्लैब में, तो कंडक्टिंग स्लैब से बी प्लेट में तो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडक्ट कर देगा, उस वक्त कैपेसिटर नहीं रहेगा। क्या रहेगा, क्या बनेगा, ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, that's why we don't use a conducting slab capacitor in an electronic circuit। इसको यूज करने के लिए बिल्कुल स्टेशनरी सर्किट चाहिए, बिल्कुल स्टेशनरी हमारे पास सर्किट चाहिए। वो थोड़ा सा भी हिला तो वो क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा प्लेट्स के साथ, फिर उसमें कैपेसिटर की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है भाई, ये हमारे पास था। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नाउ टुडेज क्वेश्चन इज energy stored in a capacitor, energy stored in a capacitor। तो भाई मान के चलो कि ये मेरे पास कैपेसिटर है, दिस इज प्लेट ए एंड प्लेट बी हमारे पास। प्लेट ए पर कौन सा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें ये फर्क नहीं पड़ता अभी कि भाई इसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है या कंडक्टिंग स्लैब का है, कौन सा है, हमें सिर्फ एनर्जी देखना है कि इसका एनर्जी कितना होगा। दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी। इस पर कितना चार्ज सर, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इस पर कितना चार्ज, सिग्मा नेगेटिव चार्ज। मानकर चलो कि मैंने इस कैपेसिटर को पोटेंशियल दिया V। कितना पोटेंशियल दिया सर, V पोटेंशियल दिया, ताकि इसके ऊपर चार्ज जो है वो स्टोर हो। पहले जब मैंने इसको पोटेंशियल नहीं दिया था, अभी अगर मैं इसका सर्किट ऑफ कर दूं, ये इसका सर्किट ऑफ कर दूं, तो इस पर कितना चार्ज है, जीरो। क्या है, जीरो चार्ज है। तो क्यू का इनिशियल वैल्यू कितना है सर, जीरो है। अब है जैसे मैं इस सर्किट को ऑन कर देता हूं, जैसे मैं इस सर्किट को ऑन कर देता हूं, तो इसके ऊपर क्या चढ़ेगा, चार्ज स्टोर होना शुरू होगा। क्या एकदम से चार्ज का वैल्यू जीरो टू क्यू चला जाएगा, क्या मैक्सिमम चार्ज चला जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे स्टोर होगा। जैसे एक टैंक में अगर हम पानी भरते हैं, जैसे हम पीछे से क्या करेंगे, टैप ऑन करेंगे तो धीरे 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 पूरा टैंक भरेगा, और कहां तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्यू तक चला जाएगा। तो क्यू का वैल्यू कहां से जा रहा है सर, फ्रॉम जीरो टू क्यू, फ्रॉम जीरो टू क्यू। ठीक है, अब इस चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या इस पोटेंशियल को कुछ ना कुछ काम करना होगा, काम तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि काम करने के बगैर ये चार्ज स्टोर नहीं होगा। और वो काम कौन करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस करेगा। और भाई जो भी काम हमारे पास
इस चार्ज को स्टोर करने के लिए होगा, वही काम हमारे पास अपीयर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और हमें वही वर्क डन कैलकुलेट करना, उसी वर्क डन को हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, यू के साथ इक्वेट कर देंगे, यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट विल बी आवर पोटेंशियल एनर्जी। वही हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है भैया, चलिए अब हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में कि भाई वी बी माइनस वी ए किसके बराबर होता है, डब्ल्यू ए बी बटे में क्यू। यही पढ़ा था। क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपान चार्ज, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपान चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, वर्क डन अपान चार्ज। और भाई हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, और किसी पोटेंशियल V से लगा हुआ है, और चार्ज हमारे पास कितना है, Q है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ए। चलो कंसिडर करते हैं छोटी सी इक्वेशन। भैया पोटेंशियल V लगा हुआ है, क्या पोटेंशियल वेरिंग है, जो बैटरी फिक्स है, मान लो कि मैंने 4 वोल्ट का बैटरी लगाया है, तो ये 4 वोल्ट बार बार चेंज होगा, नहीं होगा, ये 4 वोल्ट तो फिक्स है ना। लेकिन क्यू का वैल्यू कहां से जा रहा है भाई, क्यू का वैल्यू 0 से जा रहा है, कहां तक जा रहा है, क्यू तक जा रहा है। तो भाई मेरे पास क्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो भाई मान के चलो कि यहां से यहां तक जो चार्ज स्टोर हुआ, कितना चार्ज स्टोर हुआ सर, सपोज दैट डी क्यू चार्ज स्टोर हुआ। और इस डी क्यू चार्ज को स्टोर करने के लिए इस बैटरी को जो काम करना पड़ा, वो वर्क डन है डी डब्ल्यू। कितना वर्क डन है, डी डब्ल्यू है। तो भाई देयर फोर डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल कांस्टेंट है लेकिन चार्ज वेरिएबल है, चार्ज वेरी कर रहा है। क्लियर है। अच्छा भैया, नाउ हमें ये भी पता है कि कैपेसिटेंस का एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो सी किसके बराबर सर, क्यू अपान वी है। तो भाई हमें वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तो यहां से वी का वैल्यू निकालो, तो क्यू बटे में सी। वोल्टेज का वैल्यू कितना है, क्यू बटे में सी है। तो इसका मतलब वर्क डन कितना हुआ भाई, ये वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, वी का वैल्यू डाल दो, क्यू बटे में सी डी क्यू, दिस इज डी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, छोटा सा चार्ज जो हम स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक इक्वेशन। चलिए भाई आगे बढ़े। आगे क्या कहता है, ये रहा हमारे पास छोटा सा चार्ज स्टोर करने के लिए। अब टोटल चार्ज स्टोर करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इन सभी डी क्यू को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, मतलब इंटीग्रेट करना होगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमारे पास क्या रहेगा बेटा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू बटे में सी डी क्यू। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई, डी क्यू के रेस्पेक्ट में। कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है ना, मानकर चलो कि ये कैपेसिटर जो है इसका 2 माइक्रोफेरेडे का वैल्यू है ना, या मान इसको कैपेसिटर को अगर हम टैंक के साथ कंपेयर करते हो तो इसका 500 लीटर का वैल्यू है। ठीक है, तो ये 500 लीटर का वैल्यू चेंज होगा क्या, वो कांस्टेंट है। तो भाई सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल, 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू। अब इस इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी क्यू के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और डी क्यू का वैल्यू कहां से जा रहा है भाई, फ्रॉम 0 टू क्यू। सो लोअर लिमिट क्या आएगी बच्चे, 0, और अपर लिमिट क्या आएगी, क्यू आएगी। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन सी, और ये रहेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, एग्जैक्टली क्यू स्क्वायर अपॉन 2। लोअर लिमिट हमारे पास क्या रहेगी, 0, अपर लिमिट क्या रहेगी, क्यू। क्योंकि भैया अगर इसका स्टेप का समझ नहीं आया तो देख लो क्या है कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स किसके बराबर होता है, एक्स एन प्लस 1 और एन प्लस 1। यहाँ पर एन का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 2 बटे में एन प्लस 1 2। ठीक है, तो भाई इसमें वैल्यूज डाल दो, तो वर्क डन हमारे पास कितना होगा सर, विच इंप्लाइज वर्क डन जो हमारे पास आया 1/2 टाइम्स सी क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। वर्क डन विल बिकम इक्वल टू 1/2 टाइम्स सी क्यू स्क्वायर।
दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय यू। कैसे भैया? कैपिटल यू से रिप्लेस करेंगे तो u विल बिकम इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये रहेगा हमारे पास पोटेंशियल किसका भाई? एक कैपेसिटर का। पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए? 1/2 क्यू बटे में सी, द अमाउंट ऑफ चार्ज बटे में कैपेसिटेंस का वैल्यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है भाई, सी किसके बराबर होता है? क्यू अपान वी के बराबर होता है। तो 1/c किसके बराबर होगा? 1/c किसके बराबर होगा? वी अपान क्यू, है ना? सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी, तो 1/c किसके बराबर होगा? वी अपान क्यू। तो भाई डाल दो, विच इंप्लाइज यू किसके बराबर बनेगा सर? 1/2 वी अपान क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू और क्यू स्क्वायर खत्म, तो यू कितना बना भाई? 1/2 वी इंटू क्यू। ये एक और एक्सप्रेशन बना किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। 2-3 एक्सप्रेशन बनते हैं। ठीक है। अब भैया आप यहाँ पर क्यू का वैल्यू भी डाल सकते हैं। क्यू का वैल्यू कितना होगा? सी इंटू वी। अगर मैं यहीं से निकालूं तो क्यू का वैल्यू कितना होगा? सी इंटू वी। तो क्यू का वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो यू कितना होगा भाई? 1/2 वी सी इंटू वी। सो यू इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। ये 3 एक्सप्रेशन है। ठीक है। ये है एक्सप्रेशन 1, 2 and 3, which is the required expression for the potential energy of a capacitance। एक कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। क्लियर है? ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई आपत्ति? अगर आपको क्यू और वी का वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। सी और वी का वैल्यू गिवन है तो ये वाला। अगर क्यू और सी का वैल्यू गिवन है तो ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है। तीनों एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटेंस। ठीक है।